पेट्रोल की प्राइसेस, आप बिजली पे सब्सिडी दो, आप ये ना करो, आप फलां चीज़ के रेट बढ़ा दो, आप इन्फ्लेशन रेट। इंडिया को जेपी मॉर्गन कर्जे में तो वो इजाफा हुआ कि इंडिया ने इतना करा, लेकिन इंडिया को उस कर्जे से ये नहीं होगा। इंडिया उस कर्जे को अपने इंटरेस्ट नहीं जाने पर, इंडिया को ये बहुत बड़ा फिर अपॉर्चुनिटी मिल गई है। और बाकी पहले अपनी मार्केट को स्टेबल किया, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया, अपनी इकोनॉमी को एक लेवल पे लेकर। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जमरान रिएक्शन। इट्स मी योर खजव सीमन, मेरे साथ हैं मेरा नासिर। नाज़रीन, रशिया की कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो इंडिया को बहुत बड़ा प्रॉफिट देने जा रही है? क्योंकि रशिया इस वक्त जो है वो एक ना समझ में नहीं आ रहा, वो अपनी ही मन मर्जियाँ करता फिर है। लेकिन इस वक्त रशिया की ऐसी कौन सी एक ऐसी मिस्टेक है जो इंडिया को बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकती है, और ये प्रॉफिट भी काफ़ी 30 बिलियन के करीब का सुनने में आ रहा है। आज हम उसकी तरफ देखते हैं कि ऐसी कौन सी मिस्टेक रशिया कर देगा जिसकी बुनियाद पे इंडिया को इतना बड़ा प्रॉफिट होने जा रहा है। तो उसकी तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। और देखते हैं। नमस्कार, वर्ल्ड अफेयर्स है प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ऐसे बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर लिखा है कि एक सर्टेन टाइप का ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स है जहां से रशिया को निकाल दिया गया है, भारत को ऐड कर दिया जाएगा और इससे भारत में $30 बिलियन का इनफ्लो हो सकता है। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पर आर्टिकल है। ऐसे बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि रशिया का जो एक्सक्लूजन है, रशिया का जो बाहर निकाला गया है, इससे भारत को फायदा हो सकता है। ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में आप भारत की एंट्री देखोगे पहली बार। अब यहाँ पे आप पूछोगे इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दिस ऑल मीन? तो इस वीडियो में बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है और व्हाई दिस इज सच ए पॉजिटिव स्टेप फॉर इंडिया। रशिया के ब्लेंडर की वजह से हमको मैसिव बेनिफिट होगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारतीय आर्म फोर्सेस के किस विंग ने रिसेंटली एक युद्ध अभ्यास किया है जिसका नाम है पर्वत प्रहार? बड़ा न्यूज में था, इस पे बड़े आर्टिकल पब्लिश हुए, द हिंदू पे, हर जगह कि जी पर्वत प्रहार हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास है। तो बताओ ये किसने कंडक्ट किया है? एयरफोर्स, आर्मी, नेवी या फिर ऑल ऑफ देम कंबाइंड? कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूँ सब लोग आंसर करें। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। आज के समय मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक करके बहुत ही बड़ा डिजास्टर किया है, खुद का बहुत नुकसान किया है। रीजन क्या है? देखो, रशिया लगातार जमीन हारी जा रहा है। आप देखोगे रिसेंटली ये आपको दिख रहा है, ये पर्पल एरिया, ये कुछ ही दिनों पहले रशिया के कब्जे में था। रशिया की सेना को खदेड़ के यूक्रेनियन फोर्सेस ने ये एरिया कब्जा लिया। अब ये बिल्कुल रशिया की बॉर्डर के सामने खड़े हो चुके हैं। और जगह भी आप अगर देखो तो लगातार, चाहे खेरोसान हो और वेरियस लोकेशंस पर, रशिया लगातार अपनी जो ग्रिप है यूक्रेन में ये खोता जा रहा है। और एक अजीब सा टैक्टिक यहाँ पर रशिया यूज कर रहा है जहाँ पर एयरफोर्स का ये प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे, न्यूक्लियर वेपन्स का कोई थ्रेट ये दिखा नहीं रहे। अभी पाकिस्तान जैसा कंट्री महीने में 3 बार बोलता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, रशिया ने पहले ही बोल दिया कि जी न्यूक्लियर वेपन्स तो हम तब यूज करेंगे व्हेन द सिचुएशन इज वेरी बैड, हम पे अटैक नहीं होता है। तो ओवरऑल रशिया के लिए ये वॉर कंप्लीट डिजास्टर साबित हो रही है। और डिजास्टर इसलिए क्योंकि जमीन ही एक चीज थी जो जस्टिफाई कर सकती थी रशिया का इतना बड़ा बलिदान। इनके इतने सोल्जर्स मारे गए, इन पर इतने सैंक्शन लगा दिए गए, दुनिया भर की कंपनीज ने बॉयकॉट कर दिया रशिया का। ये सब जस्टिफाई तभी होता है जब रशिया को कुछ गेन हो। बीच में रिपोर्ट आई थी यूएस की तरफ से, वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से, जहां पे उन्होंने कहा था कि रशिया ने जो लैंड कैप्चर किया है यूक्रेन का, उसके बदले में आप कह सकते हो रशिया को करीब $12 ट्रिलियन की वेल्थ मिल चुकी है। प्रॉब्लम ये है कि जो ये वेल्थ है रशिया लगातार खोता जा रहा है, इनके हाथ से लगातार ये जो लैंड है ये स्लिप कर रहा है। अब ये सब जो ब्लंडर्स होने थे हो गए। उसके अलावा देखो, जो ग्लोबल बॉन्ड मार्केट है ना, वहां से भी रशिया ने खुद को कट ऑफ करवा दिया। अब एक बार मैं आपको समझाता हूँ बॉन्ड है क्या, बहुत ही सरल भाषा में। दुनिया भर के देश, चाहे इंडिया हो, रशिया, जापान, थाईलैंड, यूएस, ये सब कंट्रीज बॉन्ड इशू करती है। सब कंट्रीज की सरकारों को जब पैसे चाहिए होते हैं तब ये इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं। बड़े इंस्टीट्यूट्स या फिर जो मिलियनेयर्स हैं उनको कहते हैं कि आप देखिए हमको ना पैसा उधार दे दो 10 साल के लिए, उसके बदले में हम आपको 2.5%, 3%, 4-5% जो भी उस कंट्री का इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से आपको पेमेंट करते रहेंगे।
आपने काफी बार देखा होगा कि जब भारत सरकार को भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो इंडिया में भी हम डिबेट करते हैं एनआरआई बॉन्ड इशू कर दे, कि जो एनआरआई इंडियंस हैं उनके लिए स्पेशल बॉन्ड इशू किए जाए, जहां पे उनको किया गए कि देखो आपको निवेश करना है, पैसा आपके पास बलाना पड़ा होगा, बैंक्स में पड़ा होगा, वहां पे क्यों रख रहे हो अपना पैसा, भारत सरकार को उधार दो, उसके बदले में 6% 5% जो भी इंटरेस्ट रेट है जो बैंक में आपको नहीं मिल रहा वो लगातार आपको मिलता रहेगा। और दुनिया भर में देखो कंट्रीज की कोशिश ये होती है कि उनके बॉन्ड्स की जो वैल्यू है, जो रिस्पेक्ट है, ये लगातार बढ़ती रहे। और अपने बॉन्ड की रिस्पेक्ट बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि अमेरिकन जो फाइनेंशियल कंपनीज है, फॉर एग्जांपल जेपी मॉर्गन, इनके इंडेक्स में अपने बॉन्ड की आप लिस्टिंग करा दो, अपने आप देखोगे आपके बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो कम इंटरेस्ट रेट में भी ना आप ज्यादा पैसा इकट्ठा कर पाओगे। जो भी देश आप देखोगे अमेरिकन बॉन्ड इंडेक्स में आपको दिखेगा उनके यहाँ जो इकोनॉमी है अपने आप इम्प्रूव करती रहती है, क्योंकि सरकार को पैसा इकट्ठा करना काफी आसान पड़ता है। तो यूएसए की एक बहुत ही फेमस कंपनी है जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन ने अपना एक बॉन्ड का इंडेक्स बना रखा है, बेसिकली लिस्ट बना रखी है कंट्रीज की, उसको ये कहते हैं जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट्स बॉन्ड इंडेक्स। इस इंडेक्स का पार्ट रशिया था यूक्रेन वॉर से पहले। फिर रशिया पर जब सैंक्शन लगे, रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया, तो जेपी मॉर्गन ने भी कहा रशिया को हम अपने बॉन्ड इंडेक्स में नहीं रखेंगे। उसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी आई कि रशिया ने अपनी बॉन्ड की जो पेमेंट्स है वापस अमेरिकन इन्वेस्टर्स को ये भी करनी बंद कर दी थी। तो जब जेपी मॉर्गन ने अपने इमर्जिंग मार्केट्स बॉन्ड इंडेक्स से रशिया को बाहर निकाला तो एक वैक्यूम बन गया, स्पेस बन गया। अब जेपी मॉर्गन ने सोचा कि इस वैक्यूम को भरने के लिए किस कंट्री को लाया जाए, तो यहाँ पे नंबर 1 इनकी प्रेफरेंस है अभी के लिए इंडिया। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है इंडिया टिप्ड टू जॉइन जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स। और ये मैं आपको बता दूं एक गेम चेंजिंग मोमेंट है इंडिया के लिए। अमेरिकन जो जर्नलिस्ट है उसको ऐसे कवर कर रहे हैं कि जेपी मॉर्गन कंसल्ट कर रहा है बड़े बड़े निवेशकों से, बिलियनियर्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि सारे इलॉन मस्क, जेफ बेजो, कई बिलियनियर्स हैं, $10 बिलियन वाले, $5 बिलियन, $3 बिलियन वाले, उनको भी निवेश करना होता है। बहुत से आपको मिलेंगे ऐसे इन्वेस्टर्स दुनिया भर में। तो जेपी मॉर्गन इनसे बात कर रहा है कि इंडिया को हम इमर्जिंग मार्केट के बॉन्ड इंडेक्स में डाल दें। यहाँ पे अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही है सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो बिल्कुल अप्रूव कर रहे हैं कि बिल्कुल रशिया को अगर कोई देश रिप्लेस कर सकता है तो वो देश है भारत। और इससे होगा क्या, द इंक्लूजन कुड सेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स रशिंग इनटू द कंट्रीज डोमेस्टिक मार्केट। तो भारत का जो डोमेस्टिक डेट मार्केट है उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स आएंगे। सरकार को अगर मान लो कल को बॉन्ड इशू करने हैं, पैसा रेस करना है डिफेंस स्पेंडिंग के लिए, किसी और काम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो ये सब हम कर सकते हैं। बेसिकली इससे इंडिया को बहुत सी ऑप्शन मिलती है। रशिया का लॉस है, हमारा गेन है। और हाँ, इस टॉपिक के बारे में अगर आप कहीं पर विकिपीडिया पे जाओगे ना तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे ये जानकारी मिले। वहाँ पे लिखा होगा कि GBEM जो बोर्ड है यहाँ पर तो इंडिया इंक्लूडेड है। देखो यहाँ पे ये बात समझ लो, बोर्ड और ओवरऑल इंडेक्स में फर्क होता है। एक है जेपी मॉर्गन का बोर्ड जहाँ पे इन्होंने कई कंट्रीज को ऐड कर रखा है, जैसे कि यहाँ पे आपको चाइना, इंडिया ये सब मिलेंगे, मगर इसका कुछ फायदा होता नहीं है। जैसे यूजलेस मेन चीज है कि आपको अगर ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स के मेन लिस्ट में डाला जाए वहाँ पे आप देखोगे कि अभी तक इंडिया इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है चाइना भी इंक्लूडेड नहीं है, मगर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अपडेटेड है विकिपीडिया पे। 2013 की आपको नॉलेज यहाँ पर मिलेगी। तो बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू रीड, क्योंकि चाइना को 2020 में इस बॉन्ड इंडेक्स में ऐड कर लिया गया था और चाइना को इससे बहुत फायदा हुआ है। चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्ज यहाँ से उठाया है। अब यहाँ पे आप कहोगे तो कम शब्दों में कहो तो इससे इंडिया का कर्ज तो बढ़ेगा। हम बेसिकली कर्ज ही उठाएंगे यहाँ पर। रशिया पहले आसानी से कर्ज उठा पाता था, रशिया को निकाल दिया, अब इंडिया कर्ज उठा पाएगा, मगर कर्ज तो खराब होता है ना। नहीं, देखिए डेट अगर आपकी शर्तों पे दिया जा रहा है आपको तो डेट अच्छा है, क्योंकि आप उस डेट को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। भारत का जो एक्सटर्नल डेट है ये $620 बिलियन तक पहुंच चुका है, मगर भारत के डेट को श्रीलंका डेट या पाकिस्तान डेट से कंपेयर मत करो। हमने जो पैसा उधार उठाया है ये हमारी शर्तों पे है, सो इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो ऑब्वियसली जैसे ही इंडिया का आप इंक्लूजन देखोगे इस बॉन्ड इंडेक्स में, भारत का जो एक्सटर्नल डेट है ये भी बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं मगर डेफिनेटली इसमें कुछ बिलियन डॉलर का आपको इजाफा दिखेगा। बट ओवरऑल दिस इज वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडियन इकोनॉमी। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इंडियन आर्म फोर्सेस के किस विंग ने रिसेंटली पर्वत प्रहार युद्ध अभ्यास किया है। तो सही उत्तर यहाँ पे है इंडियन आर्मी ने किया है ये युद्ध अभ्यास।
और ये युद्धाभ्यास किया गया है लद्दाख में नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसको याद रखिएगा। और हाँ, क्या कहती हैं खतीजा आप इस सारे को देख के? पहले तो ये कहेंगे कि रशिया ने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है और अब वो बैठा पछता रहा है। और साथ साथ अगर इंडिया और रशिया का अगर हम देखते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी ये वो, बट फिर देखा जाए तो मुझे लगता है कि कोई किसी का दोस्त नहीं होता, हर किसी के अपने ही मोटिव होते हैं दूसरे ममालिक के साथ, ठीक है। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के पर्सनल ताल्लुक बहुत ही रेयर होता है इनके अंदर। और जैसे अब देखा जाए कि इंडिया, लेकिन इंडिया की एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त लगी जब इनके वो बता रहे थे कि 620 बिलियन डॉलर तक जा चुकी है उनका कर्ज, लेकिन उन्होंने अपनी शर्तों पे और सिंपली उनकी आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे आता है कि वो लोग कंपेयर मतलब पाकिस्तान और श्रीलंका को वो कैसे देखते हैं, तो मतलब जो निचले दर्जे पे कंपेयर करते हैं तो वो पाकिस्तान और श्रीलंका से अच्छा, अब देखें रशिया ने अपने साथ तो जुल्म इसलिए किया क्योंकि रशिया इससे पहले भी रशिया का बहुत ज़्यादा लैंड एरिया जो है वो खाली पड़ा है, वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है। तो रशिया इस हवाले से पहले भी ईस्ट इकोनॉमिक फोरम के हवाले से करता है और इंडिया को भी इनवाइट करता है कि आप आएँ, आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारा ये खिता जो है ये डेवलप हो सके। तो ये चीज़ें पहले भी थी। अब अगर उसमें से जिस फॉरम में से इसको निकाल दिया गया है जेपी मॉर्गन वाले से रशिया को, तो रशिया वहाँ से आसान शराइत पे कर्जा लेके तो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता था। और ऑब्वियसली बात है इंडिया भी इन्वेस्ट जो कर रहा था वो एक हिसाब का डेट ही था, वो उनको डेट ही दे रहा था। अब ये है कि देखो रशिया निकल गया, अब दूसरी जानब अगर इंडिया को ये बहुत बड़ा फिर अपॉर्चुनिटी मिल गई है। और बाकी रशिया अगर निकला है तो दुनिया में उन चंद ममालिक में जो बहुत बड़े बड़े हैं, जिनकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, जो आने वाले वक्त में सर्वाइव कर सकते हैं, जो आने वाले वक्त में इस इकॉनमी को पूरी वर्ल्ड की इकॉनमी को जो है वो स्टेबल करने में अपना किरदार है, तो उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा नाम है। अब इंडिया को इसमें अगर शामिल किया गया तो वो ऑब्वियसली बात है कि इंडिया के लिए, इंडियन इकॉनमी के लिए भी बहुत अच्छी बात है। वो किस तरह से अच्छी बात है, क्योंकि जब भी कोई मुल्क आपको पैसा देता है कर्जे की ज़रूरत में, तो वो समहाउ आपको कहेगा जी कि आपने फ़लाँ चीज़ की प्राइसेस बढ़ा देनी है, आपने फ़लाँ चीज़ की प्राइसेस बढ़ा। वो देखते हैं कि अगर हम इसको कर्जा दे रहे हैं तो ये वापस किस तरह से करेगा। और अगर ये हम इसे कर्जा देते हैं, ये पेट्रोल पे सब्सिडी देते हैं, ये बिजली पे सब्सिडी देते हैं मुल्क का, तो ऑब्वियसली बात है तो वो पैसा तो हमारा जा रहा है और उसके वापस आने के चांसेस नहीं लग रहे। क्योंकि अगर आप वहाँ के लोगों को सहूलतें दे जाएंगे और लोगों को जो है उनके ऊपर बर्डन नहीं डालेंगे और आप कहेंगे जी नहीं हम गवर्नमेंट इस सारे बर्डन को बर्दाश्त करते हैं, तो गवर्नमेंट के पास तो पैसा कहीं से आ नहीं रहा, वो बाहर से लेके तो दे जाएगी। तो गवर्नमेंट को वहाँ से रिकवरी करने के लिए मजबूर किया जाता है कि आप आवाम से वो रिकवरी करें। जब वो आवाम से रिकवरी नहीं कर पाते तो इसलिए फिर जो है मुस्लिम ममालिक जो है, जिस तरह IMF भी है पाकिस्तान के साथ कभी पेट्रोल की प्राइसेस को इतना ज़्यादा कर दो, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे वापस आने के चांसेस हमें कम लग रहे हैं। ये ना हो कि पता नहीं यहाँ से पेट्रोल वापस किस तरह से आएगा, वहाँ हमें जो करता है। लेकिन इंडिया के लिए ये चीज़ नहीं है। इंडिया अगर किसी जगह से $30 बिलियन की कर्जा उठाता है तो नो डाउट इंडिया के ओवरऑल कर्जे में तो वो इजाफा हुआ कि इंडिया ने इतना करा, लेकिन इंडिया को उस कर्जे से ये नहीं होगा। इंडिया उस कर्जे को अपने इंटरेस्ट के मुताबिक वो जहाँ इस्तेमाल करना चाहता है, जहाँ इंडियन जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको ये लगता है कि यहाँ पे करने से ये हमें प्रॉफिटेबल लग सकता है, यहाँ पे हमें ये करना चाहिए, यहाँ पे हमें ये करना चाहिए, देन हम इससे आउटकम ले सकते हैं, तो वो अपने आप में बड़ी बात है। और अगर ऐसा कर्जा तमाम ममालिक को मिलना शुरू हो जाए तो वो भी ऑब्वियसली बात है कि वो इन्वेस्ट करके ऊपर के ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अभी ये है कि इंडिया ने पहले अपनी मार्केट को स्टेबल किया, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया, अपनी इकोनॉमी को एक लेवल पे लेकर देन जाके आज वो इस मुकाम पे है कि उसे ये चीज़ें मिल रही हैं। और इंडिया को ये नहीं करना पड़ेगा कि इंडिया को वो JP मॉर्गन नहीं कहेगा आप पेट्रोल की प्राइसेस, आप बिजली पे सब्सिडी दो, आप ये ना करो, आप फलां चीज़ के रेट बढ़ा दो, आप इन्फ्लेशन रेट। इंडिया को JP मॉर्गन प्लेटफॉर्म ये नहीं कहेगा। सो ये थी एक्चुअल में बात। आप इस हवाले से क्या कहते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय लाजमी शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें, इंस्टाग्राम ID मेंशन फॉलो करें, सजेशंस दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दें जाते दुआ में याद रखें। अल्लाह ने